Welcome my dear student. We are in the GNM course, that is the chapter 3. We are in chapter 3 and here हम लोग क्या क्या बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज मेंटल हेल्थ असेसमेंट. मेंटल हेल्थ असेसमेंट में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम लोग करेंगे साइकेट्री हिस्ट्री ट्रैकिंग. हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द बैकबोन ऑफ द एनी साइकेट्रिक इलनेस डायग्नोसिस. There is no other investigation usually required for diagnosis of this mental illness. We can take help of some scale to assess the severity or the absence or presence of this particular symptom. But the basic funda to diagnose a psychiatric illness, the most common is the history. History is the very very important part. And second part is MSE, mental status examination. These are the two important tool for the diagnosis of any psychiatric illness is psychiatric history taking and MSE, mental status examination. And later on we will discuss the interview technique. So this is the very very important chapter and I will try to make as simple as possible so that you can enjoy and you can learn simultaneously. तो शुरू करते हैं psychiatry history taking. Now what is history? History is nothing but collecting the data. What kind of data? That is the social data, that is the demographic data and biographic data. Okay, so start with the patient identification data. Is the patient identification data? The number one is the name. Always try to call the patient by name. ऐसा नहीं है कि बेड नंबर से हम पुकारेंगे, फीमेल इतना है बेड नंबर है, मेल का इतना बेड नंबर है, नहीं. ट्राई टू कॉल द पेशेंट बाय नेम. क्यों? क्योंकि वंस यू कॉल बाय नेम, पेशेंट हैज वेरी गुड बॉन्डिंग विथ यू. पेशेंट विल ट्रस्ट मोर ऑन यू. वंस यू कैन बिल्ड अप द रेपो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेपो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर रेपो रहेगा ही विल लिसन यू. तुम जो भी बोलोगे वो सुनेंगे. दवाई खाने के लिए बोलोगे तो दवाई खाएगा. जब तुम्हारे साथ ये बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, रेपो अच्छा रहेगा, नाउ पेशेंट रिकवरी विल बी ऑल्सो फास्टर. नंबर वन, पेशेंट विल हैव मोर कॉन्फिडेंट ऑन यू. नंबर टू, देयर विल बी गुड रेपो एंड पेशेंट विल ट्रस्ट यू. वंस ट्रस्ट यू, देयर विल बी फास्टर रिकवरी. नेम, इसके बाद एज. एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई विल आस्क द एज? बिकॉज पर्टिकुलर डिजीज पर्टिकुलर एज में ज़्यादा होता है. जैसे जो कुछ बीमारी है, साइकेट्रिक इलनेस है, जैसे MR मेंटल रिटार्डेशन, या फिर ऑटिज्म, या फिर ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और कॉन्डक्ट डिसऑर्डर. ये जो डायग्नोसिस है ये यूजुअली फाउंड इन केस ऑफ चाइल्ड. तो एनी एज जिसका चाइल्ड एज का होगा, विल सस्पेक्ट this kind of diagnosis first. In adult kind of diagnosis like substance abuse. substance कब लेते हैं? जब स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं, स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर कॉलेज में जाते हैं, जब शुरुआत हुआ है, प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं, शुरुआत हुआ है. दैट मीन्स इन एडल्ट एज usually all the substances and STI sexually transmitted infection because सेक्सुअली एक्टिव होते हैं. तो ये एज के हिसाब से तुमको सस्पेक्ट करना होगा. जब पेशेंट का हिस्ट्री हम ले रहे हैं, पेशेंट का एज क्या है, एज के हिसाब से हमको हिस्ट्री लेना है. जैसे अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे तो यूजुअली जब कोई बच्चा आएगा हम लोग इसको नहीं सोचेंगे, या फिर बहुत ओल्ड एज का आएगा यूजुअली हम लोग नहीं सोचेंगे. लेकिन अगर एडल्ट एज का है तो विल थिंक फॉर STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. ओके. सिमिलरली ओल्ड एज अगर होगा, किसी भी पेशेंट का एज अगर 60 है या फिर 65 है, एनी पेशेंट आया है, देन वी ऑलवेज गो फॉर डिमेंशिया. वी ऑलवेज सस्पेक्ट सम काइंड ऑफ डिमेंशिया. वी ट्राई टू रूल आउट डिमेंशिया. अगर डिमेंशिया नहीं है तो बहुत अच्छा है. अगर डिमेंशिया थोड़ा सा भी है, वी शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू डिमेंशिया. या फिर पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन, क्योंकि ओल्ड एज में स्ट्रोक होता है, इसके बाद डिप्रेशन होता है. तो ये सब डायग्नोसिस तुमको तब देखना होगा जब पेशेंट का एज क्या है उसके बेसिस में. अगर अलग अलग एज है, अलग अलग बीमारी हम लोग सोचेंगे. इसीलिए एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज नेम, नंबर टू इज एज. दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And another important, that is MR, what we call it, mental retardation. Usually now we call it ID,
आईडी मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूजुअली हम लोग एमआर आजकल बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सेक्स। Why sex? Because some diseases are more common in particular sex, जैसे मेल सेक्स, फीमेल सेक्स। मेल एक्चुअली सुइसाइडल डेथ रेट अगर तुम देखोगे ये मेल में ज़्यादा होता है, लेकिन सुइसाइडल अटेम्प्ट अगर देखोगे ये फीमेल में ज़्यादा होता है। तो अटेम्प्ट मोर कॉमन इन फीमेल बट डेथ ड्यू टू सुइसाइड इज मोर कॉमन इन मेल। ओके, सब्सटेंस एब्यूज यूजुअली मेल में ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल फीमेल भी बहुत पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी मेल इज प्रीडोमिनेटिंग इन केस ऑफ सब्सटेंस एब्यूजेस। इसीलिए आप देखेंगे हॉस्पिटल में जो अल्कोहल रिलेटेड केसेस आते हैं या फिर अदर सब्सटेंसेस रिलेटेड केसेस आते हैं यूजुअली मेल होते हैं। तो अगर कोई मेल पेशेंट आ रहा है विल सस्पेक्ट सब्सटेंस यूज और वी शुड टेक द हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस यूज एंड एब्यूज। ओके, देन ऑटिज्म मोर कॉमन इन मेल। Antisocial personality is very very important. Usually it is seen in case of male. Female में भी है लेकिन बहुत कम है compared to male. Male में suicidal attempt ज़्यादा है, depression फीमेल में डेफिनेटली ज़्यादा है। कॉन्वर्शन डिसऑर्डर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पेशेंट जैसे मान लो इसका एज है 16 to 20 ईयर्स के बीच में यूजुअली एज है, देन एनी अगर फीमेल है वी शुड सस्पेक्ट द कन्वर्शन डिसऑर्डर। कन्वर्शन डिसऑर्डर क्या होता है? जब घर में कोई फाइट होता है, किसी ने गाली दे दी है, एग्जाम में टीचर ने गाली दे दी है, या फिर घर में फैमिली में कोई बात कर दी है कि उनको बहुत बुरा लगा, साइकिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तब उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, बॉडी में पेन होता है, तो ये अनकॉन्शियस हो जाता है, हॉस्पिटल बहुत इमरजेंसी में लेके आते हैं। अगर एज 16 to 20 है, अगर एज 16 to 20 है तो वी शुड थिंक ऑफ कन्वर्शन डिसऑर्डर इन केस ऑफ फीमेल। अगर मेल है तो कम होगा थोड़ा। अगर एज का, यहाँ पे भी एज की इंपॉर्टेंस है, अगर ये 50 एज के ऊपर होगा तो कन्वर्शन डिसऑर्डर हम लोग नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर 16 to 20 या 15 to 20 के बीच में है देन वी शुड थिंक कन्वर्शन डिसऑर्डर फर्स्ट। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ एज, दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ सेक्स। ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं, लोग खाते ही नहीं है, वेट इतना कॉन्शियस होते हैं कि वो खाना छोड़ ही देते हैं, तो दैट इज एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर, दैट आर सीन इन केस ऑफ फीमेल। तो दैट इज द importance of sex in taking history. Why we take history? To give a proper diagnosis, to reach a proper diagnosis. So if it is female and if there is any problem in the eating, so we'll suspect of eating disorder, and it is more common in female, तो it is suspect करना बनता है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, इट इज फॉर द कम्युनिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्रॉस कल्चर। जैसे मम्मी का कल्चर अलग है और पिताजी का कल्चर अलग है, दोनों अलग अलग कल्चर से आके बॉन्डिंग हुआ है, शादी हुआ है, देन इट इज इंपॉर्टेंट कल्चरल मिक्सिंग कैसा हुआ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए फादर्स नेम, मदर्स नेम, एंड इट इज ऑल्सो फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द एड्रेस। नो, व्हेनेवर वी राइट द एड्रेस वी राइट द फादर नेम और मदर नेम, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एड्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन डेफिनेटली, एंड बिहेवियर और एग्रेशन। अब देखेंगे कुछ एरिया का लोगों का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट था वो अलग है, इसीलिए उनका बिहेवियर भी अलग होता है, तो इसीलिए आपका एड्रेस भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। सम डिजीजेज आर मोर कॉमन इन पार्टिकुलर एड्रेसेस। अब देखेंगे एक पार्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस ज़्यादा होता है, या फिर जहाँ पे इलिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे मेंटल इलनेस ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो भूत प्रेत का बात बोलते हैं यूजुअली साइकेट्रिक इलनेसेस होता है, उसको इलिटरेट के चलते बहुत जगह में इस चीज़ को बहुत बढ़ावा मिलता है, तो इसीलिए आपको एड्रेस देखना बहुत जरूरी है। ओके, रिलीजन क्यों है? क्योंकि सम रिलीजन में कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अपना रिलेटिव में शादी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अपना रिलेटिव में शादी होगा तो जेनेटिकली जो डिजीज होता है वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाता है, इसीलिए आपको देखना होगा रिलीजन क्या है, कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज है कि नहीं वो देखना होगा। सम डिजीज आर मोर कॉमन इन सम रिलीजन, डेफिनेटली ये हर जगह में कुछ रिलीजन में अलग अलग बीमारी का ज़्यादा होना ये
वो है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिलीजन से हम लोगों का रिलीजियस बिलीफ भी असेस कर सकते हैं, उसका रिलीजियस बिलीफ कैसा हो। रिलीजियस बिलीफ ऐसा होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर अच्छा गुड रिलीजियस बिलीफ है तो उनको एक सपोर्टिव सिस्टम, जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है, कोई भी बीमारी हुआ तो एक सपोर्ट होता है, एक बाहर का सपोर्ट होता है, एक अंदर का सपोर्ट होता है। अंदर का सपोर्ट में जैसे रिलीजियस बिलीफ, मंदिर में जाना, प्रेयर करना, तो ये एक रिलीजियस बिलीफ होता है जो कि इसको कोप अप करने में इसको मदद करता है। एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन अगर इलिटरेट होगा, पोर स्कूल परफॉर्मेंस रहेगा, तो हम लोग कोई भी पेशेंट का डायग्नोसिस पहले मेंटल रिटार्डेशन हम लोग देखेंगे, या जो हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। कोई बच्चा है जिसका पढ़ाई लिखा में मन नहीं है या फिर स्कूल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, देन वी शुड गो फॉर द IQ assessment for intellectual disability. नाउ एजुकेशन अच्छा होगा तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजीज, बीमारी क्या हुआ है, इसका ट्रीटमेंट कितना दिन लेना होगा, नहीं लेने से क्या प्रॉब्लम होगा, ये अगर आपका एजुकेशन का लेवल अच्छा होता है तो डेफिनेटली इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी रहेगा, आप ज़्यादा अवेयरनेस होगा और आप ज़्यादा इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे तो आपको बीमारी ठीक होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनलिटी इंडियन डेफिनेटली। ऑक्यूपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्यूपेशन क्या, बहुत सारा ऑक्यूपेशन रिलेटेड इलनेसेस होते हैं, ऑक्यूपेशन रिलेटेड इलनेसेस होता है। कैसा, जैसे शिफ्टिंग वर्कर होता है ना, रात को नाइट ड्यूटी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। नेवी में देखेंगे शिफ्टिंग ड्यूटीज होते हैं। शिफ्टिंग ड्यूटीज में आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस होना इज वेरी वेरी कॉमन। तो अगर कोई पेशेंट का ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उनका शिफ्टिंग ड्यूटीज होते हैं, नाइट ड्यूटीज होते हैं, तो डेफिनेटली जब आप इस पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। इसलिए ऑक्यूपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ऑक्यूपेशन से यू विल गेट आइडिया अबाउट द इनकम। इनकम से आप देखेंगे इसको किस तरह का थेरापी आप दे सकते हैं, किस तरह का मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वो चीज़ आप असेस कर सकते हैं। मेडिकेशन सिलेक्शन, हाँ कौन सा मेडिकेशन देना है, थोड़ा महंगा मेडिकेशन होने से भी वो ले सकते हैं कि नहीं, साइकोथेरापी और अदर थेरापीज जो है इसको इंक्लूड किया जा सकता है कि नहीं, ये आप ऑक्यूपेशन से पता लगा सकते हैं। कैन कंटिन्यू सेम ऑक्यूपेशन और नॉट, मतलब जब बीमारी हुआ जो ऑक्यूपेशन में था वो ऑक्यूपेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा जैसे होता है ड्रग्स होता है जो मेडिसिन हम लोग देते हैं, देने के बाद ड्राउजीनेस होता है, नींद आते हैं। मैक्सिमम साइकेट्रिक मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है वो नींद आना होता है। तो डेफिनेटली अगर कोई ड्राइवर है और उसको हम दवाई दे दिए तो उसका जो ऑक्यूपेशन है, जो ड्राइविंग का ऑक्यूपेशन है, वो ऑक्यूपेशन वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जानने का कि ये जो बीमारी है इसके बाद जो आप दवाई दिए हैं वो सेम ऑक्यूपेशन कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसीलिए ऑक्यूपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट हिस्ट्री यू कांट गो एनीवेयर, एंड इन साइकेट्री हिस्ट्री एंड MSc is the base of any diagnosis. मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस से क्या पता चलता है, मैरिटल स्टेटस से पता चलता है इसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। किसी का शादी अच्छा होता है, किसी के शादी में अच्छा नहीं होता है, मतलब पार्टनर जो है इतना लॉयल नहीं होता है, इतना कोऑपरेटिव नहीं होता है। तो एक तो बात है कि जो लोग सिंगल रहते हैं सुसाइड का रेट उन लोगों में ज़्यादा होता है, सुसाइड रेट उन लोगों में ज़्यादा होता है। और ये भी देखा गया किसी जो सिजोफ्रेनिया होता है, जो मेन साइकेट्रिक इलनेस होता है सिजोफ्रेनिया में देखा गया कि कौन सा पेशेंट फास्टर रिकवरी करेंगे, कौन सा पेशेंट का रिकवरी अच्छा होगा। जो पेशेंट शादी किए हैं और इसको सिजोफ्रेनिया हुआ है उसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, जो सिंगल है उसको सिजोफ्रेनिया हुआ है तो इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जो सिजोफ्रेनिया पेशेंट है अगर वो मैरिड है इसका प्रोग्नोसिस इज गुड, मतलब अगर शादीशुदा है तो सिजोफ्रेनिया ठीक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मैरिटल स्टेटस। इसके बाद सपोर्ट भी है, जैसे आप दवाई देंगे तो दवाई खिलाने वाला कोई है कि नहीं, टेक केयर करने वाला कोई है कि नहीं, वो चीज़ आप मैरिटल स्टेटस से ले सकते हैं। और मैरिटल स्टेटस डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ में। लैंग्वेज नोन, क्योंकि अगर लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज आता है, जैसे पर्टिकुलर लैंग्वेज हमको नहीं आता है पेशेंट को आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर पेशेंट को वो चीज़ आता है तो डेफिनेटली हम लोग कम्युनिकेट बेटर कर सकते हैं। अगर हमको कोई लैंग्वेज आता है और पेशेंट को भी वो लैंग्वेज आता है लेकिन वो इसका पेशेंट का मदर टंग नहीं है, लेकिन उस लैंग्वेज को उसको पता है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं और हिस्ट्री अच्छा से हम लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर कोई दूसरा लैंग्वेज पेशेंट जान सकता है या फिर डॉक्टर जानता है तो डेफिनेटली हिस्ट्री टेकिंग में बेहतर होता है। सोर्स ऑफ रेफरल,
सोर्स ऑफ रेफरल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपके पास जो पेशेंट आया है वो पेशेंट खुद तो नहीं आया है, सेल्फ तो नहीं आया है। अगर सेल्फ आया है तो इसमें हम प्रोग्नोसिस बेहतर बोल सकते हैं। सेल्फ कौन आएगा, जिसको पता रहेगा कि हमको मेंटल इलनेस हुआ है वही आपके पास आएगा, तो उसको प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा, क्योंकि डिजीज के बारे में उसका अवेयरनेस अच्छा है, इंसाइट अच्छा है। तो जो पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट करते हैं उसका प्रोग्नोसिस बेहतर हम लोग मान सकते हैं। जिसको फैमिली मेंबर्स लेके आते हैं, डेफिनेटली उनको लगता है उनको कोई बीमारी नहीं है, तो फैमिली मेंबर्स उसको पकड़ के लेके आते हैं, उस चीज में प्रोग्नोसिस थोड़ा सा पोर होता है। स्पेशलिस्ट रेफरल डेफिनेटली, एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज लीगल, दैट इज द कोर्ट सिस्टम, दैट इज द लीगल सिस्टम। इफ दे सेंड यू referred you the patient, why? To give the certificate, to give your opinion, specialist opinion, or to give certification, or to give fitness certificate that the particular patient is able to stand at trial, जैसे कोर्ट में होता है। ओके, नाउ आपके पास जो रेफर किया है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ रेफरल? ये हो सकता है कि डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के लिए नंबर 1 हो सकता है, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये हो सकता है मेडिको लीगल है, कोई मेडिको लीगल इश्यूज है, इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट टू स्टैंड ए ट्रायल। अगर कोई पेशेंट कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के पहले उनका मेंटल स्टेटस देखा जाता है कि ये पेशेंट कैपेबल है कि नहीं, उसके अगेंस्ट में जो भी केसेस चल रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है उसको पता है कि नहीं, इसके बारे में वो अवेयर है कि नहीं। तो ये चीज दिखाने के लिए उसको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, दैट इज कॉल्ड फिटनेस सर्टिफिकेट टू स्टैंड ए ट्रायल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द रीजन फॉर रेफरल, क्यों आते हैं हम लोगों के पास, क्यों रेफर करते हैं। नाउ इन्फॉर्मेंट आपको देखना होगा, इन्फॉर्मेंट पेशेंट सेल्फ भी हो सकता है, पेशेंट का फैमिली मेंबर भी हो सकता है, मदर फादर ब्रदर कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, घर से कोई लोग नहीं आते हैं, जो आपस में दोस्त है, दोस्त को लेके आते हैं, तो फ्रेंड्स भी आपका इन्फॉर्मेंट हो सकते हैं। रोड साइडर भी हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, पुलिस पर्सनल भी हो सकते हैं, और जेलमेट भी हो सकता है। दोनों जेल में थे तो जेलमेट भी इसका हिस्ट्री आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और पुलिस पर्सनल भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। नो, इन्फॉर्मेशन जो दिए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हमको देखना है whether it is reliable or not, that is the reliability, very very important। अगर रिलायबल नहीं होगा तो आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसीलिए रिलायबिलिटी देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिस्ट्री हमको मिल रहा है वो रिलायबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कंसिस्टेंसी से, कि जो पेशेंट बोल रहे हैं या फिर पेशेंट अटेंडेंट बोल रहे हैं या फिर पेशेंट का जो अदर रिलेटिव है जो बोल रहे हैं सब एक जैसा हो रहा है कि नहीं, कंसिस्टेंसी देखना है। क्लोजनेस, कितना क्लोज में रहता था, कोरोबोरेटिवनेस, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वेरियस जो सोर्सेस है वो भी सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द इन्फॉर्मेंट का वर्बटिम और तो खुद से चेंज नहीं कर रहे हैं, वो देखना होगा, वो कंसिस्टेंसी में आता है। जैसे हम एक बार एक बोल रहे हैं, दूसरा बार बोल रहे अलग बोल रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। एक पर्सन बार बार अगर एक ही इन्फॉर्मेशन देते हैं दैट इज कंसिस्टेंसी, और अगर सब लोग एक जैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं दैट इज कोरोबोरेटिवनेस। एंड क्लोजनेस इज कितना क्लोज रहता है पेशेंट के साथ, कितना क्लोज रिलेशन उनका है, कंटिन्यूटी एंड कॉन्टैक्ट। तो दिस आर 5C फॉर रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपको इंफॉर्मेशन दिए हैं कितना रिलायबल है इज डिपेंड ऑन दिस 5C। Now, once you have reliable information, then we need that information is sufficient to make a diagnosis or not. If it is sufficient, then we call it adequate. Adequate. So we need to check the adequacy of the information. इंफॉर्मेशन जो दिए हैं वो एडिक्वेट है कि नहीं, वो आपको देखना जरूरी है। इसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, कब एडमिट हुआ है, आप कब देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उनका, वार्ड नंबर क्या है, बेड नंबर क्या है, दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स कभी भी आपसे मांगा जा सकता है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छा से प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। नाउ हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज द चीफ कंप्लेन, मतलब किस कंप्लेन से आपके पास आए हैं, इस चीज को आपको देखना है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात हम बोलेंगे दैट इज द क्रोनोलॉजी। जो सिम्टम्स एकदम अर्लीस्ट शुरू हुआ था, मतलब बहुत पहले शुरू हुआ था, ये सिम्टम्स हम लोग फर्स्ट में रखेंगे। द अर्लीस्ट, जैसे 2 महीना से उनको प्रॉब्लम है, डिक्रीज स्लीप, इंक्रीज एंगर, 2 महीना से। इसके बाद 25 दिन से उनका इरिलेवेंट टॉक है, मटरिंग टू सेल्फ है, फेयरफुलनेस है, कितना 25 दिन। इसके बाद 7 डेज से क्या है, हेयरिंग वॉइसेस नॉट हर्ड बाय अदर्स एंड डिक्रीज एपेटाइट। तो हम देखेंगे ड्यूरेशन जो लंबा होगा वो सबसे पहले रहेगा,
दैट इज द अर्लीस्ट सिम्टम्स, मतलब 2 महीना पहले उनका फर्स्ट सिम्टम शुरू हुआ है, तो ये हम लोग पहले लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आएगा, इसके बाद जो फिर नेक्स्ट आएगा, दैट इज द मोस्ट रिसेंट, अभी जो रिसेंट शुरू हुआ है, दैट विल बी द लास्ट सिम्टम्स। द फर्स्ट सिम्टम्स विल बी द मोस्ट द अर्लीस्ट सिम्टम्स, जो 2 महीना पहले शुरू हुआ था, 2-3 महीना पहले शुरू हुआ था, वो फर्स्ट सिम्टम्स रहेगा। एंड वी यूज द पेशेंट वर्बेटिम, रिमेंबर पेशेंट वर्बेटिम। जैसे इंसोम्निया, इंसोम्निया इज ए क्लिनिकल टर्म, वी शुड नॉट यूज, हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज स्लीप और डिस्टर्बेंस इन द स्लीप। सो पेशेंट विल क्या बोलेगा, पेशेंट क्या बोलेगा, क्या हमको नींद में दिक्कत आ रहा है या फिर नींद नहीं आ रहा है, दैट इज द डिक्रीज स्लीप और डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप। वी शुड नॉट राइट द इंसोम्निया, इंसोम्निया हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके, इसके बाद सीजर, सीजर हम लोग नहीं रखेंगे, सीजर इज ए मेडिकल टर्म, वी विल राइट सम एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट, विल नॉट राइट एनोरेक्सिया। लोग क्या बोलते हैं, भूख नहीं लग रहा है, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। एनोरेक्सिया इज द मेडिकल टर्म, सो वी विल नेवर यूज मेडिकल टर्म इन केस ऑफ इन द chief in any part of the history. Usually we won't write any medical terms, we will write only the patient verbatim. That's the very very important. Number 1 chronological, number 2 patient verbatim. Now onset हमको देखना होगा, ये जो कंप्लेंट शुरू हुआ है onset कैसे हुआ है। onset is the time from being asymptomatic to symptomatic. Asymptomatic to symptomatic, that is the onset. That is, it can be abrupt or sudden, that is less than 48 hours. अगर 48 hours के पीछे कम से हो रहा है, then we call it sudden onset. Sudden onset, अगर sudden onset का इंपॉर्टेंस क्या है, sudden onset होगा तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। ओके, acute onset usually 1 month, less than 1 month we call it acute onset. 1 to 3 month we call it subacute. Some books 1 to 6 month also called subacute, and some book mention if it is more than 6 month we call it chronic, and insidious when there is no pinpoint, मतलब कब शुरू हुआ था बीमारी, कब शुरू हुआ था हमको बिल्कुल पता नहीं है, एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, देन वी कॉल इट इंसिडियस ऑनसेट। कब से हो रहे हैं हमको पता नहीं है। क्रोनिक मोर देन 6 मंथ, सबएक्यूट 1 to 3 मंथ, एक्यूट 1 मंथ, एब्रप्ट 48 आवर्स। जितना अर्ली होगा, दैट इज एब्रप्ट ऑनसेट और सडन ऑनसेट विल हैव गुड प्रोग्नोसिस, देन इंसिडियस और क्रोनिक प्रोग्नोसिस। मतलब बहुत दिन से है तो आपका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा, अगर कम दिन से हो रहा है तो आपका प्रोग्नोसिस बेहतर होगा। नाउ कोर्स आपको देखना होगा, ये जो शुरुआत हुआ था वो एक जैसा तो नहीं है, क्या बहुत डिटेरेट होते रहा है, दैट इज मीन्स प्रोग्रेसिवली आपका खराब होने लगा है, गेटिंग वर्स प्रोग्रेसिवली, दैट इज योर डिजीज इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। सिजोफ्रेनिया हो सकता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। स्टेटिक मतलब जैसा है ऐसा ही है, कितना बहुत दिन से, लगभग 2 साल से अगर आपका लो मूड है, मतलब डिप्रेशन जैसा है, लो मूड अगर और डिप्रेशन अगर 2 साल से आपका है, देन इट इज कॉल्ड डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया, डिस्थाइमिया मीन्स 2 साल से ज्यादा आपको अगर डिप्रेशन है तो मतलब दैट कंडीशन इज स्टेटिक। तो हमको देखना होगा कि जो डिजीज हुआ है वो प्रोग्रेस हो रहा है या स्टेटिक हो रहा है, या फिर कंटिन्यू जैसा ऐसा हो रहा है। कंटिन्यू जैसे सिजोफ्रेनिया में कंटिन्यू चलते रहता है, थोड़ा कम होता है लेकिन चलते रहता है। इंप्रूविंग जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा, वो बॉडी अपना मैकेनिज्म है उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिर आपको डिप्रेशन में फिर आ सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन इंप्रूविंग हो सकता है। एपिसोडिक इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपिसोडिक मतलब 2 साल पहले हुआ था, इसके बाद पूरा ठीक है, फिर से शुरू हुआ, तो ये होता है BPAD, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, अफेक्ट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, आपका एपिसोडिक होता है, एक एपिसोड हुआ फिर पूरा नॉर्मल, फिर और एक एपिसोड हुआ, तो दैट इज कॉल्ड बाइपोलर। ओके, फ्लक्चुएटिंग इज द डेलिरियम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेलिरियम मतलब फ्लक्चुएटिंग होगा, मतलब डिजीज कभी ठीक कभी खराब, कभी ठीक कभी खराब, सुबह ठीक शाम को खराब, शाम को ठीक सुबह खराब, अगर ऐसा हो रहा है तो it is called fluctuating course. Fluctuating course is seen in case of delirium. Very very important, very very important. Delirium, fluctuation. Dementia, progressive. Dementia, progressive. Dementia मतलब भूल जाना, धीरे 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 भूलते जाते हैं, और डेलिरियम में कभी ठीक कभी खराब, कभी ठीक कभी खराब।
तो ये आपको कोर्स से पता चल जाएगा। नाउ आपको देखना होगा ये जो कंप्लेंट शुरू हुआ है, ऐसा तो नहीं कि इससे पहले कोई चीज हुआ है और सडनली कुछ हुआ है इसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। दैट मीन्स ये इलनेस होने से पहले कुछ गड़बड़ तो हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? जैसे मान लीजिए सीवियर स्ट्रेस हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए आपका जॉब छूट गया है। कोविड में बहुत लोगों का जॉब छूट गया है, तो इसके बाद बहुत लोगों का बीमारी ज़्यादा हो गया। मतलब ये जो कोविड के बाद जो जॉब जो छोड़े हैं ना, इसके चलते ये बीमारी हुआ है। देन इट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर आपको देखना होगा ये बीमारी से पहले उनको कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस तो नहीं था, कोई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था जिसके चलते ये प्रॉब्लम हुआ है। जैसे किसी को फीवर हो गया, बहुत फीवर हुआ, इसके बाद उनका प्रॉब्लम डिटोरेट हुआ है, जैसे दिल्ली में हो सकता है, एक्सीडेंट हुआ है, या फिर आप स्ट्रेस आप देख सकते हैं, या फिर लॉस ऑफ जॉब, और सडनली मतलब क्या हुआ, डिवोर्स हो गया, आपका मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट था और सडनली ज्यादा हो गया और इसके बाद आपको प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो ये ऑल आर एक्चुअली प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, मतलब ऑल दिस कंडीशन प्रिसिपिटेटेड योर प्रेजेंट सिम्टम्स। मतलब साइकेट्रिक जितना भी अभी प्रॉब्लम लेके आप आए हैं वो प्रिसिपिटेटेड हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस फैक्टर। तो वी कॉल इट प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर। नाउ सम फैक्टर विल बी देयर which disorder is maintained or aggravated। मतलब बीमारी तो हुआ है लेकिन बीमारी कम ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको आग ढालने वाला घी अभी भी है। वो घी क्या है? जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुआ है, जैसे मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट ही है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट घर में है, उनको मेंटल इलनेस शुरू हुआ है और मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू हो रहा है, तो ये मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट उसका मेंटल इलनेस को ठीक होने ही नहीं देगा, मतलब ये कंटिन्यू रखेगा, मेंटेन रखेगा। दैट इज कॉल्ड perpetuating factor, that is perpetuating factor like chronic medical illness और substance abuse। जैसे आपको मेंटल इलनेस हुआ है और साथ में आप कैनबिस भी ले रहे हैं, गांजा भी ले रहे हैं, तो गांजा भी ले रहे हैं और मेंटल इलनेस भी कंटिन्यू चल रहा है, तो ये होता है परपिचुएटिंग फैक्टर। मतलब ये आपका जो मेंटल इलनेस है इसको ठीक होने नहीं दे रहे। कौन? द सब्सटेंस अब्यूज और एनी अदर मेडिकल इलनेस और एनी अदर कंडीशन, मैरिटल डिसहार्मनी, ये आपका इस प्रॉब्लम को ठीक होने नहीं दे रहे, इसको मेंटेन कर रहे हैं, देन इट इज परपिचुएटिंग फैक्टर। अनदर फैक्टर इज देयर, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। मतलब ये सपोर्ट है। अगर आपका फैमिली बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो इट विल लिमिट द डिजीज, लिमिट द इलनेस, देन इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। लाइक गुड सोशल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट। अगर अच्छा सपोर्ट रहेगा तो आपका बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, लिमिट हो जाएगा, आपका जो बीमारी है वो धीरे धीरे कम होने जाएगा, देन इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। नाउ मॉडिफाइंग फैक्टर that actually modify the natural or expected course of the illness। नाउ जैसे सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया का है कि दवाई लेने के बाद धीरे धीरे आपका बीमारी कम होने लगेगा, तो ये नेचुरल कोर्स है, कम होने लगेगा। नाउ इसमें अगर आपको सब्सटेंस एब्यूज है तो इस चीज़ को ठीक होने नहीं देगा, वो नेचुरल कोर्स को भी मॉडिफाई कर देगा, देन वी कॉल इट मॉडिफाइंग फैक्टर एंड परपिचुएटिंग फैक्टर। आप देखेंगे लो इंटेलिजेंस के चलते भी परपिचुएट होगा, सोशल आइसोलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके लिए भी परपिचुएटिंग फैक्टर होगा। मॉडिफाइंग फैक्टर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इट विल मॉडिफाई द नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज। नाउ दिस ऑल अबाउट द चीफ कंप्लेंट। इसके बाद ऑनसेट कैसा था, कैसे शुरुआत हुआ, कोर्स कैसा था, प्रोग्रेसिव था, स्टेटिक था, एपिसोडिक था, फ्लक्चुएटिंग था, और इसके बाद हम लोग देखे हैं कि इसमें कुछ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर तो नहीं है, या फिर कोई परपिचुएटिंग फैक्टर, मॉडिफाइंग फैक्टर तो नहीं है, या फिर कुछ लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं है। तो ये सब चीज हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग आएंगे द मेन बॉडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द साइकेट्रिक इलनेस, हिस्ट्री टेकिंग। द मेन पार्ट इज द हिस्ट्री ऑफ present illness, we call it HOPI, history of present illness, that is the backbone of psychiatric case workout backbone है history of present illness। comprehensive होना चाहिए, chronological होना चाहिए, डेफिनेटली हम बोले chronologically symptoms wise डिस्क्राइब करना है। all the events leading to the current moment of patient's life, chronologically कैसे आया है अभी तक, जो present symptoms है कैसे हुआ है उसको डिस्क्राइब करना है। Evolution of the patient symptoms should be determined and summarized in an organized and systematic way. Now, there will be many symptoms in psychiatric illnesses. Each symptoms we need to analyze and we need to differentiate। मतलब कोई अगर symptoms है, जैसे
स्लीप को हम एनालाइज करेंगे एंड डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? स्लीप बहुत सारा बीमारियों में हो सकता है, डिस्टर्बेंसेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत सारा साइकेट्रिक इलनेस में हो सकता है। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ये जो स्लीप डिस्टर्बेंस हुआ है वो किस साइकेट्रिक इलनेस की वजह से हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। इसके लिए हम लोग एक स्पेशली क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक साइकेट्रिक सिम्टम्स होता है, जैसे डिक्रीज स्लीप, फेयरफुलनेस, सस्पिशियसनेस, इंक्रीज्ड एंगर, हेयरिंग वॉइसेस नॉट हर्ड बाय अदर्स, सीइंग थिंग्स नॉट सीन बाय अदर्स, लो एपेटाइट, ये सब हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हर सिम्टम्स को हम डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे ये सिम्टम्स किस बीमारी में किस तरह का आ सकता है और कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, वी विल डू द डिफरेंशिएशन ऑफ ईच सिम्टम्स सेपरेटली। ओके, and we will go for the ABC model of these symptoms, that is the assessing the antecedent to that behavior। इससे पहले क्या हुआ था, बिहेवियर क्या है, बिहेवियर के बाद क्या चेंजेस हुआ है, वो चीज आपको देखना होगा। assessing the behavior itself and consequence of this behavior। now give adequate and explanatory example। अगर कुछ बोल रहे हैं, जैसे हेयरिंग वॉइसेस नॉट हर्ड बाय अदर्स, मतलब कुछ सुनाई दे रहे हैं, तो यू हैव टू गिव एग्जांपल, क्या सुनाई दे रहा है, कैसे सुनाई दे रहे हैं। तो इस चीज को हम डिटेल्स में पीछे बात करेंगे हिस्ट्री टेकिंग के बाद सेपरेट वीडियो में। ओके, यूज ओनली वर्ड ऑफ द इंफॉर्मेंट, दैट इज द पेशेंट और रिलेटिव्स वर्बेटिम, जो वो लोग बोलेंगे उसी को ही हम लोग बोलेंगे, हम लोग अपना कोई मेडिकल टर्म्स इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। डोंट यूज मेडिकल और टेक्निकल टर्म्स। now history usually give by the informant आपको हिस्ट्री देंगे, लेकिन कुछ चीज है जो कि इन्फॉर्मेंट या पेशेंट आपको बताना नहीं चाहेंगे। इस चीज में आपको पेशेंट को पूछना पड़ेगा, जैसे यू नीड टू आस्क फॉर एनी सुसाइडल अटेम्प्ट्स और एनी अदर साइकेट्रिक इलनेसेस। एक तो प्रॉब्लम लेके आए और कुछ तो नहीं है, या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट्स तो नहीं किए, क्योंकि बहुत सारा पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं लेकिन वो कभी बताते नहीं। जब तक आप नहीं पूछेंगे वो खुल के नहीं बताएंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन। लास्ट में आपको थोड़ा सा लीडिंग क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा कि जो चीज आपको जानना है उस चीज में आपको लीडिंग क्वेश्चन करना पड़ेगा। persistent and pervasive mood during the course of illness to be noted, मतलब इसमें उनका मूड कैसा था, इस चीज को आपको नोट करना है। impact of illness in the patient attitude, क्या क्या हुआ। now mixing with other people, जैसे पैरानॉइड होगा ना, जिसको सस्पिशियसनेस रहेगा, वो यूजुअली अदर लोगों के साथ नहीं मिलेगा, तो ये आपको देखना होगा मिक्सिंग विद अदर पीपल कैसा है, पहले अच्छा था अभी अच्छा नहीं है, ऐसा देखना होगा। इंटरेस्ट इन वर्क, पहले था अभी अच्छा नहीं है, तो ये आपको देखना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपको पहले बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट था, अभी सेल्फ कॉन्फिडेंट का है ही नहीं। एंथुजियाज्म टू वर्क, पहले था अभी नहीं है, उस चीज को आपको देखना होगा। एक्सपीरियंसिंग प्लेजर, मतलब पहले जो खुशी होता था ये खुशी वो महसूस कर पा रहा है कि नहीं। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में है तो ये प्लेजर उनको नहीं मिलेगा, तो उसी से आपको डायग्नोसिस आएंगे। हम लोग हर डिजीज का जितना भी डायग्नोसिस है, इसका क्या सिम्टम्स है, सिम्टम्स में कैसे उसका एक्सप्रेशन होता है, हर चीज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। नाउ इसके बाद आपको देखना होगा रोल फंक्शनिंग। रोल फंक्शनिंग क्या होता है, कोई अगर स्टूडेंट है इसका रोल क्या है, स्टडी करना। कोई अगर वर्किंग एडल्ट है उसको काम करना ही है, और अगर कोई मदर है तो इसका क्या होगा, चाइल्ड केयरिंग इसका वर्क होगा। तो ये आपको देखना होगा इसका जो रोल है सोसाइटी में, फैमिली में उनका जो रोल है ये वो कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब इसका जो रोल फंक्शनिंग है वो इंटैक्ट है या इम्पेयर है। यूजुअली क्या होता है, जो भी साइकोटिक पेशेंट होता है इसमें रोल फंक्शनिंग इम्पेयर्ड होता है, तो ये चीज आपको देखना होगा। बायोलॉजिकल फंक्शन जैसे स्लीप, एपेटाइट, बाउल ब्लैडर, लिबिडो दैट इज द सेक्सुअल अर्ज, ये कैसा है, कम हुआ है, सेम है, डिक्रीज है, इंक्रीज है, इस चीज को हम लोग देखना होगा। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, पर्सनल केयर, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, फूड बनाना या फूड सब लोगों के साथ बैठ के खाना, ये चीज जो है वो कर रहे हैं कि नहीं, पर्सनल केयर ले रहा है कि नहीं, इस चीज को आपको देखना बहुत जरूरी होगा। नो तो HOPI में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम चेंजेस हुआ है इनका इफेक्ट में। बायोलॉजिकल फंक्शन, स्लीप, एपेटाइट, बाउल ब्लैडर, ये सब देखेंगे। कंप्लेंट्स ऑफ द बिहेवियर, अभी जो बिहेवियर में चेंजेस आया है, जो भी कंप्लेन हुआ है वो क्या है, डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में हम लोग देखेंगे उसका पर्सनल हाइजीन मेंटेन है कि नहीं। अल्कोहल ड्रग्स का हम लोग देखेंगे, पेशेंट कॉम्प्लायंस है कि नहीं वो देखेंगे। एनी ऑनगोइंग स्ट्रेसेस है कि नहीं, वो चीज़ भी हम लोगों को देखना होगा। एंड रिमेंबर
वी नीड टू मेंशन द नेगेटिव हिस्ट्री। नेगेटिव हिस्ट्री क्या है? नेगेटिव हिस्ट्री ये है कि जो चीज़ है इसके एगेंस्ट में दूसरा ऑपोजिट वाला जो है वो तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट अगर सीजर लेके आता है, पेशेंट एल्कोहलिक है, अल्कोहल पीते थे, एल्कोहलिक हम लोग तो आजकल यूज़ नहीं करते, हम लोग बोलते हैं रेगुलर यूज़र ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल डिपेंडेंस है और अभी एल्कोहल नहीं पी रहा है, तो एल्कोहल विड्रॉल हुआ है और पेशेंट सीजर लेके आया है। सो सीजर लेके अगर आया है तो ये एल्कोहल विड्रॉल सीजर है, लेकिन इसमें हम लोगों को नेगेटिव हिस्ट्री ये देना है कि पेशेंट को बचपन से सीजर का कोई बीमारी नहीं था, मतलब इंडिविजुअल सीजर नहीं था, ये जो सीजर हुआ है इज बिकॉज ऑफ एल्कोहल विड्रॉल सीजर। तो ये होता है नेगेटिव सिम्टम्स। Okay, so what I have already told you that in the last part of the history taking we'll make a separate video for each of the symptoms, psychiatric symptoms and their explanation. Then chief complaint, history of present illness and history of past mental illness आपको देखना होगा। डिटेल हिस्ट्री ऑफ पास्ट एपिसोड, अगर पास्ट एपिसोड है उसका ड्यूरेशन कितना था, उसका प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या था, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था या नहीं, इंटर एपिसोडिक फंक्शनिंग, 2 एपिसोड के बीच में उसका वर्क फंक्शनिंग कैसा था। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो बीपीएडी होता है ना, बीपीएडी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, कभी खुशी कभी गम, बीच का जो एरिया रहता है ना, बीच का एरिया में द पेशेंट गेट एब्सोल्युटली फाइन, डूइंग एब्सोल्युटली फेबुलस, फैंटास्टिक, तो ये आपको डायग्नोसिस देगा बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। अगर सिजोफ्रेनिया है, एक एपिसोड हुआ है, बाद में एक एपिसोड हुआ है, इंटर एपिसोडिक 2 एपिसोड के बीच में जो एरिया है उसका वर्क एब्सोल्युटली राइट नहीं होगा, थोड़ा डिटोरेट होगा, इम्प्रूव्ड है लेकिन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रह जाएगा। तो ये अगर प्रॉब्लम है देन इट इज प्रेफरेबली गो फॉर सिजोफ्रेनिया। अगर बीच में एब्सोल्युटली फाइन देन इट इज ए बीपीएडी और बाइपोलर disorder. So we can diagnose with this history. That's why the past mental illness history is very very important. Okay. Now remission, it is a state of minimal and no symptoms. Remission इसके बाद relapse, symptoms re-emerge following remission मतलब एक मिनिमल स्टेज में गया है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वहाँ से अगर फिर से बीमारी होता है देन इट इज रिलैप्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वी शुड रिमेंबर दैट रेमिशन इज सिम्टम्स रिड्यूस्ड इन ए मिनिमल लेवल। यहाँ से अगर फिर से सिम्टम्स होता है दैट इज रिलैप्स। एंड हियर रिकवरी मीन्स कंप्लीटली वेल, एकदम भाल हो गल, पूरा फुल फंक्शनिंग। ओके, इफ रिमिशन वेयर स्टेबल फॉर मंथ, मतलब लंबा देर के लिए अगर रेमिशन में है तो इसको हम लोग रिकवरी बोलते हैं, मतलब सिम्टम्स है ही नहीं। यहाँ से अगर फिर से सिम्टम्स हुआ है मतलब वी कॉल इट रिकरेंस, मतलब नया एपिसोड। रिकरेंस मतलब इट इज फ्रॉम द रिकवरी से अगर नया एपिसोड हुआ है दैट इज रिकरेंस। अगर रेमिशन मतलब बीमारी कम हुआ था, कम था, मिनिमल सिम्टम्स था, यहाँ से फिर से सिम्टम्स हुआ है दैट इज द रिलैप्स। तो रिलैप्स एंड रिलैप्स and recurrence. Relapse when it is from the remission and recurrence when it is from the recovery. मतलब ठीक होने के बाद अगर फिर हुआ है that we consider recurrence is a new episode of the illness. Okay. Now history of physical illness, any medical illness है कि नहीं, टीबी का हिस्ट्री है कि नहीं हम लोग देखेंगे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है कि नहीं, ब्रोंकियल अस्थमा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा मेडिकेशन अस्थमा पेशेंट में नहीं दे सकते हम लोग। सीजर डिसऑर्डर पहले का था या नहीं वो चीज़ देखना जरूरी है, टीबी था कि नहीं वो चीज़ देखना जरूरी है, क्योंकि टीबी में एक ड्रग देते हैं इसको बोलते हैं INH, आइसोनियाजाइड। अगर कोई पेशेंट को दिया जाता है तो ऐसा बहुत सारा पेशेंट होता है जिनको आइसोनियाजाइड देने के बाद उनको साइकोसिस प्रॉब्लम होता है। आइसोनियाजाइड देने के बाद साइकोसिस होता है, इसीलिए टीबी का हिस्ट्री लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी सर्जिकल प्रोसीड्यूर डन और नॉट वी शुड नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, वी शुड नो एनी हेड इंजुरी और एनी स्ट्रोक वी शुड नो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फैमिली हिस्ट्री। वी शुड गो फॉर द फैमिली जेनोग्राम, मतलब फैमिली कैसे शुरू हुआ है,
मदर फादर का पूरा हिस्ट्री, सिबलिंग कितना है, सिबलिंग के बाद हम लोग जेनोग्राम में हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। क्यों क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम जॉइंट फैमिली में ज़्यादा होता है। तो आपको फैमिली के हिसाब से आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, और फैमिली टाइप के हिसाब से आप देखेंगे उसका सपोर्टिव सिस्टम कैसा होगा। अगर न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी और पिताजी और बच्चा है, बच्चा बीमार है, तो मम्मी पापा दोनों ही जॉब करने वाले हैं, तो जॉब से कितना दिन छुट्टी लेंगे, तो उनका जो सपोर्ट होगा इससे बेहतर सपोर्ट जॉइंट फैमिली में होंगे, जो कि घर में हमेशा कोई ना कोई रहेंगे। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स कितना है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली का अर्निंग क्या है, फैमिली का टोटल अर्निंग क्या है, रिलेशन अमंग द फैमिली मेंबर्स कैसा है, इसमें कोऑपरेशन आएगा, अच्छा है, अच्छा बॉन्डिंग है, तो सपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, रिकवरी फास्टर होगा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी साइकेट्रिक इलनेस आपको देखना होगा, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिकली जो हम लोग देखते हैं, अगर किसी पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है, देयर इज ए हाई चांस दैट सिबलिंग्स में भी, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में भी सिजोफ्रेनिया होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग पता कर सकते हैं कि उनका जेनेटिक लोड कितना है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, एब्सकॉन्डेंस एंड एनी ड्रग एब्यूज। अगर फैमिली हिस्ट्री में है, फैमिली में किसी मेंबर का ये सुसाइडल टेंडेंसी है, तो चांसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन देयर इज ए प्रोबेबिलिटी और देयर इज ए मच मोर चांस देन द फैमिली डज नॉट हैव एनी सुसाइड हिस्ट्री। एब्सकॉन्डेंस का अगर हिस्ट्री है, तो यू कैन have your diagnosis very strongly that patient might have schizophrenia or some other mental illness. Any legal problem faced by the family members or not? No. Now this is the family genogram. Family genogram में हम लोग देखिए, ये है मेल, ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों बीच में कनेक्ट हुआ है, तो दोनों शादी किए हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ, मेल बीच में काट दिए, मतलब ये एक्सपायर्ड हो गए। ओके, इसके बाद उनका दैट इज फीमेल, इसका चाइल्ड है, ये शादी हुआ है, उनका बच्चा हुआ है, उनका सॉरी उनका बेटा है, बेटा को मेंटल इलनेस है, और उनका भी शादी हुआ है, उनका एक बेटा है और एक बेटी है, और बेटी को भी मेंटल इलनेस है, और यहाँ पे और एक बेटा है, और ये दोनों सिबलिंग्स का है। देखिए, ठीक है, ये सिबलिंग्स का है, ये सिबलिंग्स का है, ये उनके साथ क्या है, मैरिज का है, कपल का जो है, और ये शादी नहीं हुआ है अभी तक। तो इसमें हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं, ये जो पेशेंट है, जो एरो दे के दिखा रहे हैं, दैट इज द करेंट पेशेंट। जो एरो दे के हम दिखा रहे हैं, दैट इज द करेंट पेशेंट। तो एरो से दिखा रहे हैं, दैट इज द करेंट पेशेंट। बट अगर ये इसको देखेंगे, तो इसमें भी आपका मेंटल इलनेस है, तो दैट इज द मेल, दैट इज फीमेल, दैट इज डिकेज्ड, and that is the current patient. क्यों? Because we are giving arrow mark, that is the current patient. और अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है, तो हम लोग ऐसे रखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम लोग दिखाएंगे। ये है स्पाउस, जैसे इसके साथ इसका शादी हुआ है, इसके साथ हुआ है, इसके साथ इसका हुआ है, इसके साथ हुआ है, तो दैट इज सिंबल ऑफ स्पाउस। अगर रिलेटिव के साथ शादी होता है, देन इट इज कॉन्सेंग्यूअस मैरिज। तो इसमें हम लोग डबल एरो देते हैं, डबल एरो मतलब कॉन्सेंग्यूअस मैरिज। और इसके बाद अगर इसमें हम लोग काट देंगे, देन इट इज सेपरेटेड, द पेरेंट इज सेपरेटेड, एंड दैट इज द सिबलिंग, दैट फादर, मदर, एंड these are the siblings. So siblings is shown by like. So that is the family genogram. You should know that. Okay. Now, personal history. Personal history is very very important because we are diagnosing the person. So personal history is very very essential. And first we will start with the perinatal history. मतलब उनका जो जन्म हुआ था, जन्म से पहले मम्मी का जो प्रेगनेंसी के टाइम में वो कैसा था। जैसे एंटीनेटल पीरियड इवेंटफुल और अनइवेंटफुल। मतलब इवेंटफुल मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, चिकन पॉक्स हो गए थे, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है एंटीनेटल पीरियड में, एक्सीडेंट हो गए थे। तो ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया है ना, जो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होता है जिस प्रेगनेंसी में, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन जिसको होता है, ये हाइपोथेसिस है, उनको सिजोफ्रेनिया ज़्यादा होता है। विंटर टाइम में जो डिलीवरी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोन होता है सिजोफ्रेनिया के लिए। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इसके बाद बार्थ हमको देखना होगा, वो टाइम पे हुआ था कि नहीं, फुल टर्म में हुआ कि पहले हो गया, मतलब प्रीमेच्योर हो गया, या फिर पोस्ट डेटेड हुआ, जो डेट था इसके बाद हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है
पेरीनेटल हिस्ट्री का। ओके, देन डिलीवरी कहाँ हुआ था, दैट इज इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल और होम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज होम डिलीवरी और हॉस्पिटल डिलीवरी। ओके, देन इट इज नॉर्मली हुआ था, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हुआ था, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के खींचना पड़ा था, या फिर उनको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा था, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद बर्थ क्राई, इमीडिएटली क्राई किया है कि नहीं, इमीडिएटली और डिलेड, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर इमीडिएटली क्राई नहीं हो रहा है तो ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे डैमेज, न्यूरोनल डैमेज होता है। बर्थ वेट कैसा था, लो बर्थ वेट था कि नॉर्मल था, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्थ डिफेक्ट, इफ देयर इज एनी बर्थ डिफेक्ट, रिएक्शन टू द पेरेंट्स टू द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका 3-4 बच्चा होता है ना, उनको लगता है कि एक बच्चा हमको मेल होना ही चाहिए, लेकिन वो अगर फीमेल होता है तो उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग होता है, और ये जो एटीट्यूड है उनका, वो चाइल्ड जब ग्रो होता है उसमें भी उनका इफेक्ट दिखाई देते हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये पेरेंटिंग जो होता है। पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन, मतलब डिलीवरी के बाद ऐसा तो कुछ नहीं हो गया था कि बच्चे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री लेना। इसके बाद चाइल्डहुड हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज पर एज हुआ कि नहीं, सिटिंग टाइम पे हुआ कि नहीं, स्टैंडिंग टाइम पे हुआ कि नहीं, वॉकिंग और सेइंग मामा पापा ये टाइम पे हुआ कि नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर नहीं हो रहे तो डेफिनेटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिक्रीज्ड है, और तब हम लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ओके, फीडिंग, बेस्ट फीडिंग किए थे कि आर्टिफिशियल फीडिंग किए थे, पूरा फीडिंग कर पाए थे या नहीं कर पाए थे, वेनिंग कब किए थे, वेनिंग के टाइम पे उसका रिएक्शन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम जैसे टेम्पर टेंट्रम, बहुत गुस्सा हो जाना, थंब सकिंग करना, ये सब तो नहीं है, नेल बैटिंग करना, हेड बैंगिंग करना, ये सब है या नहीं, उसको आपको चाइल्डहुड हिस्ट्री में जरूर लेना चाहिए। एजुकेशन हिस्ट्री मतलब स्कूल कब, कौन सा एज में शुरू किए थे, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा था, और स्कूल और जब जाने के टाइम में पेरेंट्स के साथ जो अटैचमेंट था वो कैसा था। इसके बाद एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूलिंग जाना चाहते थे या नहीं जाना चाहते थे। रिलेशन विद द पीयर्स, वहाँ पे बच्चे जो अपना ग्रुप का बच्चा होता है उनके साथ क्या रिलेशन था, टीचर के साथ उनका क्या रिलेशन था। इसके बाद एकेडमिक अचीवमेंट उनको देखना है क्या था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे प्लेइंग and other relation with family other relation with the अदर पीपल स्टेइंग अराउंड हिम, तो इसके साथ क्या रिलेशन था वो हमको जानना होगा। इसके बाद कितना तक पढ़ाई की है, पढ़ाई क्यों छोड़े, रीजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द स्टडी। बहुत लोग क्या होता है ना, पैसा नहीं होता है छोड़ देते हैं, घर में मम्मी पापा एक्सपायर हो जाता है तो पढ़ाई कर नहीं पाते, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होता है जो कि पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब पढ़ाई करने में उनको दिक्कत है, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, तो इसमें डेफिनेटली वी लुक फॉर एमआर, दैट इज intellectual disability, we go for the IQ assessment, that is very very important। देन प्यूबर्टी, एज ऑफ मेनार्की कब हुआ। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे हेयर ग्रोथ होना, जैसे ब्रेस्ट का ग्रोथ होना, हाँ ये कब हुआ, कैसे हुआ, उनका रेस्पॉन्स कैसा था, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। रिएक्शन टू मेनार्की होने के बाद उनका क्या रिएक्शन था। साइकिल रेगुलर होता है कि नहीं, कितना दिन फ्लो होता है, पेन होता है कि नहीं, लास्ट एलएमपी कब हुआ था, मतलब फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था। नॉलेज अबाउट द सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, और सेल्फ ग्रेटिफाइंग हैबिट लाइक मास्टरबेशन ये सब है कि नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट ऑफ दैट। देन ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितना दिन वो अनएम्प्लॉयमेंट थे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब कब से शुरू किए थे, जॉब क्रोनोलॉजिकली आपको देखना होगा क्या क्या जॉब किए हैं। रिलेशन विद द सुपीरियर कैसा है, रिलेशन विद द जूनियर और कोलिग कैसा है, ये आपको देखना होगा। सेटिस्फेक्शन विद द जॉब है या नहीं, और चेंज ऑफ द जॉब, क्यों जॉब को चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा साइकेट्रिक इलनेसेस होता है जहाँ पे जॉब को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस होता है। जैसे बाइपोलर मोड इफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, मोड इफेक्टिव डिसऑर्डर होता है जिसमें जॉब चेंजेस, या फिर सिजोफ्रेनिया में जॉब चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, आपको ये देखना होगा। सेक्सुअल हिस्ट्री आपको देखना होगा, मैरिज उनका कैसा हुआ था, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज कितना था। इसके बाद डिटेल्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन सबका हमको जानना होगा। नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं कि नहीं, अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ शेयर करते हैं कि नहीं। रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन कैसा है, प्री मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, जैसे अभी जो सेक्सुअल फंक्शनिंग है वो सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है। एनी मैरिटल डिसहार्मनी, हस्बैंड और वाइफ के साथ कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री टेकिंग
दैट इज कॉल्ड प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, मतलब बीमारी होने से पहले ये आदमी किस प्रकार के थे, इसके लिए हमको कुछ कुछ चीज हमको देखना होगा, वो जो उस चीज में क्या क्या फंक्शनिंग उनका था, ये चीज से हम कंपेयर कर सकते हैं कितना डेविएट हुआ है, ये आदमी पहले से ऐसा था। बहुत लोग थोड़ा सा गुस्सा वाला पहले से होता है, जब बीमारी होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन गुस्सा वाला चीज़ पहले भी बहुत ज़्यादा था। तो ये प्री मॉर्बिडली हम देख सकते हैं। प्री मॉर्बिडली क्यों हम इसको जज करेंगे, पीछे हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं प्री मॉर्बिड में हम लोग क्या क्या देखते हैं। इसको ऐसे याद रखना होगा, SIMCISEFHR, ये है दैट इज द सोशल रिलेशनशिप, मतलब सोशली कितना रिलेशनशिप इसका कैसा है, विद द फैमिली कैसा है, विद द फ्रेंड कैसा है, फ्रेंड के साथ अच्छा रिलेशन है तो है ना, या फिर सिक्योरिटिव रिलेशन है या फिर कॉम्पिटिटिव रिलेशन है। इससे हम लोगों को इसका प्रीमॉर्बिडली क्या था वो एसेस करने में बहुत मदद होगा। बिहेवियर विद द ग्रुप्स एंड सोसाइटी, कैसा बिहेवियर करते हैं, वेदर ही इज ए लीडर और ही इज ए फॉलोअर और ही इज ए ऑर्गेनाइजर। होता है बहुत लोग लीड करते हैं, बहुत लोग जस्ट फॉलो करते हैं और बहुत लोग बहुत सारा चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कौन सा क्वालिटी उनका है, वेदर ही वॉज वेरी मच एग्रेसिव और सबमिसिव। बहुत लोग थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है, यूजुअली एग्रेसिव रहता है, तो ये आपको देखना होगा। एम्बिशियस है या एडजस्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। रिलेशन विद द ऑपोजिट सेक्स, जो ऑपोजिट सेक्स होता है उनके साथ क्या उनका रिलेशनशिप होता है, मतलब कि कितना फ्रेंडली वो मिल पाते हैं। देन एस के बाद आई मतलब इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज क्या है, मतलब वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जजमेंट उनका कैसा है, कोई भी सिचुएशन होता है इसको जजमेंट वो कैसे लेता है, कैसे वो डिसीजन लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मेमोरीज क्या है, दिस ऑल आर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इसी से हम लोग पता कर सकते हैं। तो प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी यूजुअली वी टेक फ्रॉम अदर देन द पेशेंट। पेशेंट को तो पता नहीं चलेगा, पेशेंट का जो रिलेटिव है उनको पता चल जाएगा कि बीमारी से पहले वो कैसा था। मूड वेदर ही इज ब्राइट और चेयरफुल, और हमेशा ही ओरिड रहता है, इजीली गेट अपसेट और एंग्री, ये आपको देखना होगा। ऑप्टिमिस्टिक है कि पेसिमिस्टिक है, हाँ कुछ अच्छा करेंगे या अच्छा होगा ऐसा सोचते हैं कि हमेशा मेरे साथ बुराई होता है ऐसा सोचता है, ये ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, आपको ये देखना बहुत जरूरी है। ऑप्टिमिस्टिक है, साइकेट्रिक इलनेस हुआ तो इसका बीमारी का रिकवरी भी फास्टर होगा। सेल्फ डिप्रिसिएटिव है और सेटिस्फाइड है, क्या मेरा जो है अच्छा है बहुत है, और नहीं हमेशा खुद को कंप्लेन करते रहते हैं। इसका मोड हमेशा स्टेबल रहता है कि अनस्टेबल रहता है, उस चीज़ को भी आपको देखना होगा। तो व्हाट क्या क्या हम देखें, SIM हम देख लिए हैं, ओके, इंटेलेक्चुअल एंड मूड। देन CISR देखेंगे, सी कैरेक्टर क्या है उसका, रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति क्या है, वेलकमिंग है कि ओरिड है, कोई भी नया रेस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं तो वो काम कर पाते हैं कि नहीं, डिसीजन अच्छा इजीली लेते हैं, अच्छा से ले पाता है या फिर बहुत डिफिकल्ट होता है इसको डिसीजन लेने में, ये देखना बहुत जरूरी है। काम वो हैपोजेटली करता है कि बहुत मेथोडिकली करते हैं, वो आपको देखना हो। रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, इंपल्सिव है या केयरलेस है, और इजीली गेट्स बोर्ड और डिस्करेज, ये आपको पहले असेसमेंट करना जरूरी होगा। देन I मीन्स दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एंड earlier I was intellectual activities and these I are interpersonal relationship। मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि शाई और टिमिड है, ये आपको देखना है। इनसेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म है कि सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म है, किसी को कुछ भी बोलो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, किसी को कोई भी चीज़ बोल तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म होता है। ट्रस्ट करता है और सस्पिशियस है, वो किसी को ट्रस्ट कर पाता है या सस्पिशियस रहता है। इमोशनली कंट्रोल्ड है या क्विक टेम्पर्ड है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। टेक्टफुल है या आउटस्पोकन है, मतलब मुंह में बोल देना है या फिर वो घुमा फिरा के बात करते हैं। एंजॉय और अवॉइड सेल्फ डिस्प्लेस, मतलब खुद को अगर डिस्प्ले होता है तो एंजॉय करता है कि अवॉइड करते हैं। ओके, टॉलरेंट है और इंटॉलरेंट टू अदर्स, और एडेप्टेबल है या इनएडेप्टेबल है, मतलब कोई भी सिचुएशन में वो एडेप्ट हो जाता है या नहीं हो पाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देन स्टैंडर्ड इन मॉरल, रिलीजियस एंड सोशल हेल्थ, इसमें लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या है, हाई है या लो है, आपको देखना होगा। ये परफेक्शनिस्ट बनना चाहता है एंड सेल्फ क्रिटिकल होता है, या फिर सेल्फ जो भी है सेल्फ एपरिंग जो है। और कोई लोग होता है कि बहुत परफेक्शन में काम करना चाहते हैं, सेल्फिश है या अनसेल्फिश है। गिविंग टू मच और टू लिटिल कंसर्न अबाउट हिज आवर ओन हेल्थ, ये है कि नहीं देखना होगा। एनर्जेटिक है या स्लगिश है। आउटपुट क्या है, सस्टेन रहता है कि कभी ज़्यादा कभी कम होता है। इसके बाद हैबिट क्या है,
हैबिट क्या रहता है, किस तरह का ईटिंग करता है, अल्कोहल और सब्सटेंस एब्यूज है कि नहीं, सेल्फ मेडिकेशन है कि नहीं, स्लीप पैटर्न क्या है, स्लीप हैबिट उनका क्या है, रिएक्शन टू स्ट्रेस क्या क्या है कि अनड्यूली एंशियस और फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और शेयर प्रॉब्लम विद अदर्स और इंडिफरेंट, किसी के साथ शेयर करता है कि नहीं करता है। नाउ व्हाई वी शुड नो अबाउट द प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी, हम क्यों बार बार बोल रहे हैं कि pre-morbid personality and personal history, that is very very important, because we are assessing the person and we are trying to diagnose the condition in the person. So the person is very important. So pre-morbid personality is very very important, because इसी के हिसाब से हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं और कभी कभी हम लोग मिस डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। Now like schizophrenia and schizotypal personality, some persons have some schizotypal personality मतलब उनका मैजिकल थिंकिंग है, कुछ हो जाएगा, कुछ कर देंगे, कुछ हो जाएगा। ये यूजुअली कभी कभी हम लोग सिजोफ्रेनिया जैसा देखते हैं, इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको सिजोफ्रेनिया डायग्नोसिस कर लेते हैं। एक्चुअली ये सिजोफ्रेनिया नहीं है, एक्चुअली इसका पर्सनालिटी है सिजोटाइपल, दैट इज लाइक सिजोफ्रेनिया। ओके, सिजोटाइपल पर्सनालिटी, तो इसका डायग्नोसिस मिसमैच हो सकता है। इसीलिए हमको प्रीमॉर्बिडली जानना है कि बीमारी होने से पहले ये आदमी कैसा था। अगर पहले से ही ऐसा था तो यूजुअली इट विल गो फॉर सिजोटाइपल पर्सनालिटी। अगर पहले सब ठीक था, अभी प्रॉब्लम है, देन इट विल बी सिजोफ्रेनिया। सो वी कैन डिफरेंशिएट by the pre-morbid personality. We can misdiagnose if we don't know the pre-morbid personality. That is the importance of pre-morbid personality. Okay, like narcissistic personality, we may consider that hypomania, क्योंकि ये लोग हमेशा थोड़ा हाइप में रहते हैं। Okay, now well adjusted personality will have good prognosis, मतलब अगर किसी को एडजस्ट करने का क्षमता ज़्यादा है तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा, अगर कम है तो इसका प्रोग्नोसिस खराब रहेगा। अभी देखो vulnerability, that is very very important। vulnerability क्या है, कुछ है जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कोई बच्चा का अगर एंटी सोशल पर्सनालिटी है तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पेशेंट और दैट पर्सन में हैव सब्सटेंस एब्यूज पोटेंशियल, मतलब ये सब्सटेंस लेगा क्योंकि एंटी सोशल पर्सनालिटी है। अगर किसी को सिजोइड पर्सनालिटी है या फिर सिजोटाइपल पर्सनालिटी है, इसको सिजोफ्रेनिया होने का चांसेस ज़्यादा है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी होता है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में डिलिबरेट सेल्फ हार्म, अपना हाथ काट लेते हैं। ऐसा आपको बहुत बच्चा, बहुत लड़की, बहुत लड़का मिलेगा जो अपना हाथ बार बार काटते रहता है। माइनर कट, मरने वाला काट नहीं है, डराने वाला काट है, दैट इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी। दे विल गो फॉर डिलिबरेट सेल्फ हार्म। एंड हिस्टेरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दे विल promote or they will present as a somatization. And anarchistic personality, they develop OCD and depression, more common than normal people. So this is very very important, is the pre-morbid personality. Try to assess pre-morbid personality. I have talked the history taking in details because it is the base. It is base for the GNM, it is base for the BSc nursing, it is base for the MSc nursing. Or even in the psychiatry, PG psychiatry residents, the psychiatry is the backbone. Psychiatry history is the backbone for psychiatric diagnosis. So it is very very important to know, understand and exercise. So I will not go for this slide today because it is already a long video. I will make a separate video, अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम लोग जैसे स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो वो किस तरह का अलग अलग होता है, अलग अलग बीमारी में क्या क्या होता है, अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग बीमारी में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो में, अलग वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप you are enjoying the GNM nursing course with me, myself Dr. T.N. Devnath, signing out for today. Thank you so much.